अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। अफगानिस्तान की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान की सरहद के ऊपर हमले हो रहे हैं और ये सब अफगान तालिबान की सरपरस्ती के अंदर हो रहा है। पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब किया था, जिसके बाद बहुत सारे दहशतगर्द पाकिस्तान से फरार होकर अफगानिस्तान चले गए थे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा जाता है कि उनके दौर में वही दहशतगर्द मुल्क में वापस लाए गए और उनको मुल्क के अंदर बसाया गया, जिसके असरात आज हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता कई रोज से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर हमें कशीदगी देखने को मिल रही है, महाज गर्म है। उसकी वजह क्या है? अफगान तालिबान और जो खारिज का गठजोड़ है उसकी वजह से न सिर्फ खित्ते के अंदर पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर अमन व अमान का एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। गुज़श्ता रात भी हमले किए गए जिस पर पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने उस सिलसिले में जवाबी कार्रवाई की। आपको याद होगा मई के अंदर इंडिया ने एक ऐसी ही कोशिश की थी और उस वक्त मोदी को, इंडियन फौज को एक शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद मोदी आज तक उस गुस्से में जल रहा है। और अभी हाल ही में अफगानिस्तान के जो वजीर खारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, उन्होंने इंडिया का दौरा किया तो इंडिया की जानिब से उनको एक गैर मामूली किस्म का प्रोटोकॉल दिया गया। और अब इसके बाद बहुत सारे मुबस्सरीन का या बहुत सारे तज्जियाकारों का, बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जो अफगानिस्तान है वो बुनियादी तौर पर इंडिया की प्रॉक्सी के तौर पे या इंडिया के हाथों में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। और फिर हमारे यहाँ एक अप्रोच ये भी इस वक्त पाई जा रही है कि अफगानिस्तान के महाज को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के हवाले से दुश्मन कोई नई चाल चला है। सो पाकिस्तान ये समझता है कि इस सिलसिले में मशरकी और मगरबी जो दोनों महाज हैं वहां पे लड़ाई और दुश्मन जो है कोई नई चाल चल सकता है। लेकिन हमारी इस सिलसिले में हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? अब इस वक्त एक और जो अहम डेवलपमेंट वो ये है कि अफगानिस्तान के तालिबान को ये तो अंदाजा है कि पाकिस्तान से लड़ नहीं सकते। पाकिस्तान के पास एक प्रोफेशनल फौज है, एयरफोर्स है। तो ऐसे में अब बार बार सीज फायर की शुरू भी खुद करते हैं, फिर सीज फायर के हवाले से पाकिस्तान से बार बार दरखास्त की जा रही थी। तो 48 घंटे के लिए एक आर्जी जंगबंदी के ऊपर या ये जो उनकी तरफ से शरारत हो रही थी उसके ऊपर एक पॉज आया है। तो अब इसको लेकर ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये कशीदगी अगर होती है तो कहां तक बढ़ सकती है, इसके खित्ते के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं, अफगानिस्तान के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं और इंडिया इसके अंदर क्या लूज कर सकता है और क्या हासिल कर सकता है। ये बड़े अहम उमूर हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। सीनियर दिफाई तजियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। एयर कमोडोर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे एक तो ये बताइए कि आप क्या परसीव कर रहे हैं कि ये मुसलसल अफगानिस्तान खुद से इतना अग्रेसिव हो गया है, कहीं से उसको इशारा है, कहीं से कुछ सहूलतकारी है, आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया गोंदल साहब। इशारा नहीं है, बहुत ज़्यादा बैकिंग है। इशारा तो थोड़ा छोटा होता है क्योंकि इतनी उनमें कैपेसिटी नहीं है, ना इतना हौसला है कि पाकिस्तान जैसी मुसल्लह अफवाज और हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके खिलाफ वो इस तरह महाज खड़ा कर सके। बदकिस्मती से हमने ट्रेडिशनली पिछले 40-45 सालों में देखें, जब यही जो महाजरीन आए थे अफगानिस्तान से, जब सोवियत यूनियन ने कब्जा कर लिया था उस वक्त वो सेकंड सुपर पावर थी, तो हम ही ने इनको पनाह दी थी। और मैं खुद एज ए नौजवान फाइटर पायलट, मेरी पोस्टिंग पेशावर में फैली हुई थी। हमारी बुनियादी जिम्मेदारियों में ये होता था कि हम इन्हीं महाजरीन के कैंपों को, जिनको सोवियत यूनियन के जहाज अफगानिस्तान से उड़कर आकर हमलावर होते थे और हम उनको चैलेंज करके मार भगाते थे, इनकी प्रोटेक्शन करते थे। हमारी तो एसोसिएशन ये है या हमारी मेजबानी का ये लेवल था कि हमने एयरफोर्स एम्प्लॉय करते थे इनकी प्रोटेक्शन के लिए, तो हम तो इनको प्रोटेक्ट करते रहे। तो लेकिन बदकिस्मती से जब भी हालात दूसरी तरफ पलटे हैं, आपने देखा हिंदुस्तान ने पेनिट्रेट किया और अभी नहीं किया। तालिबान की जो पहली हुकूमत थी, मैं आपको अर्ज करता चलूं, उससे पहले जब ये डिस्प्लेस हुए थे तो यही फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी साहब 9 साल की उम्र में पाकिस्तान हिजरत करके तशरीफ ले आए थे और जवानी तक यहीं रहे थे। यानी ये पाकिस्तान उनका दूसरा वतन था। जब अफगानिस्तान में 96 से 2001 तक तालिबान की पहली हुकूमत आई तो ये वापस चले गए और वहां जाकर कल्चरल और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन गए। तो ये हमारी कंट्रीब्यूशन ये है इन्हीं की शान में। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट ये बात देखिए, 2001 से इनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया यूनाइटेड नेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तभी उनको वेवर लेना पड़ा है हिंदुस्तान का दौरा करने के लिए। अब हिंदुस्तान का दौरा क्या किया उन्होंने? हर चीज ऑफर कर दी, एम्बुलेंसें ले लो, पैसे ले लो, फंडिंग ले लो, बाकी सब सिंबॉलिक है। लेकिन वो कैश स्टार्व्ड कंट्री है अफगानिस्तान, यानी उसके पास कैश नहीं होता कि इकोनॉमी किस पर चलती है, ना उनकी इंडस्ट्री है, ना उनका कोई एग्रीकल्चर है, ना टेक्नोलॉजी है, कुछ भी नहीं है।
सिवाय यही है कि कोई मुल्क उनको फंड कर दे, फिर उनके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेरर बन जाते हैं, या टेरर ऑन रेंट की मिसाल ज़हन में रखते हुए वो ज़ाहिर है दूसरे किसी मुल्क पर चढ़ दौड़ते हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट यही है अच्छा कि कमोडोर साहब, जो आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं इंडिया वाले एलिमेंट को, मैं उस हवाले से आपको बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए तो इसमें कुछ नया नहीं है। अगर यहाँ पे अशरफ गनी की हुकूमत थी तो यही जलालाबाद और दीगर जगहों के ऊपर हम उस वक्त भी कहते थे कि जो इनकी खुफिया एजेंसी थी जो पहली हुकूमत की, उनको लेकर और रॉ मिल के काम करते रहे। हम तो उनका उस वक्त भी उनको केटर करते रहे, उनका मुकाबला भी करते रहे। अब हमारे लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन अफगान तालिबान को ऐसी क्या दिलचस्पी नजर आ गई है कि यही इंडिया था जिसने आपको उस वक्त वीजे नहीं दिए थे, अपना सब कुछ स्टाफ बंद कर दिया था और वो बिल्कुल यहां से भाग गए थे। आज अब उनकी तरफ गए हैं तो अफगान तालिबान को ऐसा कौन सा इंटरेस्ट नजर आ रहा है जिसकी बुनियाद के ऊपर अपने पूरे मुल्क के अपने लोगों की उन्होंने जिंदगियां स्टेक के ऊपर लगा दी हैं? गुंदर साहब देखिए, ये पैकेज बहुत बड़ा मिल रहा है, जो देखिएगा वक्त साबित करेगा कि कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल पैकेज हिंदुस्तान दे रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए ये बहुत सस्ता सौदा है। मई 2025 में जो पाकिस्तान ने उनके साथ किया, उनको ये बहुत इकोनॉमिकल पैकेज लगता है कि एक तीसरे मुल्क को डेवलप करें, उसकी कैपेसिटी बिल्ड करें और वेस्टर्न साइड से बैकयार्ड से एक डोर ओपन करें पाकिस्तान का और वहां से इनसिक्योरिटी डेवलप करें। पहली बात, इन्होंने वही अशरफ गनी और वो जो आप करज़ई की हुकूमत बता रहे हैं, फॉर्मली पिछले 20 साल में जो डिक्लेयर्ड अमाउंट है वो $3 बिलियन की इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। इन्होंने ब्रिजेस बनाए, हाईवेज बनाए, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सारा इसलिए बनाए थे कि गुडविल अर्न कर सके। और यही वो मुल्क है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे, मैं भी ऐड कर देता हूँ। एक दानिश सिद्दीकी इनका जर्नलिस्ट था हिंदुस्तान का, वो मर्डर हो गया, इन्होंने कहा हम बदला लेंगे, जो तालिबान ने मारा है। इनका एयर इंडिया का हाईजैक हुआ जहाज, इन्होंने कहा तालिबान ने किया है। इन्होंने कहा कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो हमने करेंगे। इनकी एम्बेसी में धमाका हुआ इंडिया की, इन्होंने कहा तालिबान से बदला लेंगे। यानी उन्होंने सारे बदले सारे रख दिए, ह्यूमन राइट्स के, ड्रग ट्रैफिकिंग के, एमिनेशन स्मगलिंग के, टेररिज्म के, सब साइड पर रख कर देखा कि जिसको कहते हैं ना, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, बिल्कुल उन्होंने वही फॉलो किया। और जब दुश्मन पैसा लेने पर तैयार हो तो काम और आसान हो जाता है, क्योंकि असूल पर ना कायम रहे, अपनी को प्रिंसिपल ना हो, तो वो ज्यादा उसके लिए आसान होता है पेनिट्रेट करना, और यही मैं नजर आ रहा है मुझे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके अलावा सर एक और भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने और रशिया ने और चाइना ने बड़ा, इससे पहले भी जॉइंट स्टेटमेंट एक आया, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब जहां तक उनकी अग्रेशन है उसका तो जवाब जाहिर है हम देंगे भी, हम दे भी रहे हैं और ये हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन एक डिप्लोमेटिक फ्रंट भी है। आप समझते हैं कि ये एक राइट टाइम है कि हम दोबारा से चाइना जो हमारा दोस्त है, जो रशियंस हैं और ईरानी हैं, उनके सामने इस मैटर को रखें, क्योंकि ईरान के भी तो मफादात जाहिर है जो उनके साथ हुआ जिस इसराइल की जंग के दौरान, तो उनको भी ये लगता है कि उनकी ये सारा कुछ वहां पे होता रहा। तो आप ये समझते हैं कि सिर्फ आया हमने यही सिर्फ जवाब देते रहे जहां ये आए टारगेट करें, या फिर डिप्लोमेटिक जो फ्रंट्स हैं वहां पे हमें जरा एक्टिवली, प्रोएक्टिवली हमें जाना है और उनको कन्विंस करना है, ताकि जो ये रिजीम है जिसके लिए अब हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी लफ्ज इस्तेमाल किया इंटरिम की बजाय, तो हम उस हवाले से कुछ काम करें? आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट है गोंदल साहब आपका, वो ये कि देखिए इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी मुल्क में खुशी है इस कॉन्फ्लिक्ट की तो हिंदुस्तान है वो, क्योंकि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जो काम वो नहीं कर सके मई में, वो अफगानिस्तान हमारे उनके बिहाफ पे कर रहा है। तो हमें वो खुशी अपने, ऑब्वियसली गम के शक्ल में तो हिंदुस्तान को खुशी नहीं देनी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि हम कमजोरी दिखाएं, हमने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हासिल कर ली है, हमने उनकी चौकियों पर कब्जा करके झंडे लहरा दिए, प्यूनिटिव स्ट्राइक कर दी, पनिशमेंट दे दी, हवा से जमीन से हर तरह से हमने अपनी ताकत और अपनी रीच अल्हम्दुलिल्लाह दिखा दी है। अब जब आपकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हो जाती है तो मेज पर बैठना एक अच्छी ऑप्शन इसलिए है कि हमारी आर्म फोर्सेस कभी भी टू फ्रंट के लिए ना तैयार की जाती हैं, ना हमारा कोई डिजाइन है ऐसा। हमारा जो फोकस है वो हिंदुस्तान की तरफ है। हिंदुस्तान चाहेगा कि हमारा फोकस वेस्टवर्ड हो जाए, तो हमें जितना जल्द हो सके इसको लॉन्ग टर्म प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान के साथ हमारी 65 की जंग हो या कोई और जंग हो, ताशकंद में शास्त्री और अयूब खान बैठे थे राइट आफ्टर पोस्ट वॉर सोवियत यूनियन में जाकर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि बुजदिली के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, हमारा इस वक्त अपर हैंड है। हमें सऊदी अरब को, हमें चीन को, जिनसे तालिबान की अच्छी दोस्ती है, उनको एंगेज करके एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस लेनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल वेस्टर्न साइड पे हमें थ्रेट ना रहे। ठीक। अच्छा सर, मैं एक अफगानिस्तान की जो अपनी अंदरूनी मामलात हैं उसके ऊपर भी आपका कमेंट जरूर लेना चाहता हूं कि हमने देखा कि शिमाली इत्तेहाद माजी में बहुत ज्यादा इनके खिलाफ लड़ता भी रहा। जाहिर है उस वक्त हमारी पोजीशन थोड़ी डिफरेंट थी, हम किसी और वो सेगमेंट को सपोर्ट कर रहे थे या हमारी हमदर्दियां कहीं और थीं। माजी जो था सो था। इस बार जो तब्दीली भी हमने देखी इनके, इसके बाद जो मैंने पहले भी आपके सामने जिक्र किया कि हम अब ये कह रहे हैं, जिस दिन फॉरेन ऑफिस ने कहा कि हम तवक्को रखते हैं
کہ افغانستان کے لوگ جلد آزاد ہوں گے اور ان کے اوپر ایک جو نمائندہ حکومت ہے وہ آئے گی. تو کیا ہمارے پاس ایسے کارڈز ہیں یا ہم اس طرح کوئی کر سکتے ہیں, یا ہم یہ کہہ لیتے ہیں ہم کوئی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ود ان افغانستان تھوڑے عرصے کے بعد کوئی چینج ہو, کوئی ایسی کوئی وہاں پہ صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے گوندل صاحب, ہر ملک چاہتا ہے کہ جو اس کے نیبرہڈ ہوں اس کی نیشنل انٹرسٹ کو تھریٹ نہ کرے. ہمیں بھی یہ چاہنا چاہیے اور ہمارا حق ہے, اور اسی کو کاؤنٹر انڈیا کرتا ہے کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ان کو استعمال کرتا ہے. جو آپ نے کہا لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہو, اور جیسے میں نے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ اب سعودی عرب سے ان کے بڑے دیرینہ تعلقات اچھے رہے ہیں, چائنا کے ساتھ بڑی کولیبریشن ہے, ہمیں انگیج کر کے ہمیں فیوچر میں جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم انٹرنل اپریسٹ یا انریسٹ کے کریٹ کریں. ہمیں انگیج کرنا چاہیے جو ریئل ورلڈ اس وقت ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس بات پہ سٹبن ہونا چاہیے. اصل مسئلہ یہ تھا کہ شاید افغانستان کو ہمارا ایک کیپیبلٹی پہ شک ہو سکتا تھا, ایک ہمارے ریزالو یا حوصلے پر شک ہو سکتا تھا, اور وہ ہندوستان کو بھی مئی میں ہوا تھا. ہم نے ان کو بھی دکھا دیا, ان کو بھی دکھا دیا, اور اب ہمیں یہ بارڈر جتنا ہو سکے پیسفلی آن دی اپر ہینڈ اینڈ ہیونگ جس کو کہنے ہیں نا ایڈوانٹیجز پوزیشن پر کلوز کرنا چاہیے, اور انگیج کر کے اس فیکٹر کو جتنا ہو سکے ہمیں وائنڈ اپ کرنا چاہیے اس کو. اچھا, اس میں ایک چیز اور جو ہم نے دیکھی کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ایک بڑی گرم جوشی دیکھی گئی ہے, اور بہت زیادہ بہتری جو ہم نے تھوڑے عرصے کے دوران آبزرو کی ہے. جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل فورمز کے اوپر اپنا کیس مضبوط کرنا ہے, چونکہ ان کی گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کیا دنیا نے, اس بار تو پاکستان نے بھی نہیں کیا. تو کیا اس حوالے سے امریکہ کوئی رول پلے کر سکتا ہے, کیونکہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں انہوں نے بگرام ایئر بیس کے حوالے سے تھوڑا سا پہلے یہ کامنٹ دیا تھا. جی, انہوں نے طالبان کو انگیج اس وقت بھی کیا تھا جب وہ پل آؤٹ کر رہے تھے. انہوں نے بہت زیادہ ویپن چھوڑا تھا, یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں. انہوں نے بہت زیادہ یہاں پہ یہ جو بلگام بیس وہ کہہ رہے ہیں بگرام بیس ہمیں واپس کریں, وہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت چھوڑا تھا, جیسے ہمیں آپ کو ادھار دے رہے ہیں تو ہم واپس لے لیں گے آپ سے. تو امریکہ کا بہت بڑا انفلوئنس ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کو بھی یوز کرنا چاہیے, اور فارچونیٹ ہماری فورن پالیسی کے لیے یہ ہے کہ اس وقت امریکہ پرٹیکولر اور خاص طور پر امریکن پریزیڈنٹ ہم سے بہت خوش ہیں اور بڑے گرمجوشی دکھا رہے ہیں. تو ہمیں ویلیو ایڈ کرنی چاہیے اس ریلیشن کی, جہاں جہاں اپنی نیشنل انٹرسٹ کو ہم سیکیور کر سکتے ہیں. صرف یہاں نہیں کرنی چاہیے, بلکہ پریزیڈنٹ ہم سے کہنا چاہیے کہ آپ نے جنگ بند کرانے کا تو کریڈٹ لے لیا اور نوبل کا بھی توقع کرتے رہے, لیکن اس کشمیر کا حل کب کریں گے جس کی وجہ سے نیوکلیر پاور کسی وقت دوبارہ جنگ چھیڑ سکتے ہیں. تو آئی تھنک لانگ ٹرم میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو گڈ ول ہے اس کو ویلیو ایڈ پاکستان کو کرنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے ایسا یہ اسلحے والا آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے. یہ پہلے بھی پاکستان اس کے اوپر کنسرنز کا اظہار کرتا رہا ہے کہ آپ نے جو اسلحہ ابینڈن کیا وہی ٹی ٹی پی استعمال کر رہی ہے, وہی طالبان استعمال کر رہے ہیں. تو اگر آپ ہم سے اتنی توقعات رکھ رہے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کہہ بھی رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی ان ایفرٹس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, تو کیا پاکستان کو کیٹیگوریکلی اس ایشو کے اوپر اب بات نہیں کرنی چاہیے امریکہ سے؟ بالکل, یہ ٹھیک پوائنٹ ہے گوندل صاحب. تقریباً طالبان کے اندر 19 کے قریب فیکشنز ہیں, مختلف سیگمنٹس ہیں, وہ ایک دوسرے کو پل اینڈ پش بھی کرتے رہتے ہیں, اور سب کو کیش کی ضرورت ہے. جب امریکن اسلحہ چھوڑ کر گئے تھے آپ نے وہ حقانی ان کے حقانی کمڈور صاحب قطع کلامی کی معافی, آپ نے ان کے وہ حقانی کی گفتگو سنی جس میں وہ قربانیوں کی اور وہ بات کر رہے ہیں؟ جی, میں یہی عرض کر رہا ہوں, کیونکہ دیکھیے جب وہ اسلحہ چھوڑ کر گئے ہیں ایک پرٹیکولر گروپ یا سیگمنٹ کے پاس, تو ان کو کیش کی بھی ضرورت ہو, تو اسلحہ پڑا ہے امریکنز کا, بیچنا کتنا آسان ہے جب آپ کو ڈالرز مل رہے ہوں. تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک یہ ودن بائنگ ہو رہی ہے, پرچیزنگ ہو رہی ہے, ہینڈنگ اوور شفٹ ٹیکنگ اوور ہو رہی ہے اسلحے کی, جس کی وجہ سے اسلحہ یہاں تک پہنچا ہے. امریکہ کا بہت انفلوئنس ہے, اور ایک قسم کا ان اے وے بلیم بھی ہمیں کرنا چاہیے, بیکاز انہوں نے جس طرح ہیپ ہیزرڈ ایل پلانڈ ودرا کیا تھا, تو ظاہر ہے کانسیکوینسز ایسے ہی ہونے تھے کہ ایسی فورس کے پاس وہ اسلحہ آ گیا ہے جو رسپانسبل نہیں ہے, جو ڈپلومیٹک مینس کو کرتے نہیں ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم ہی تھے جنہوں نے پہلی حکومت کو 96 سے 2001 تک 3 ملکوں نے ریکگنائز کیا تھا, یو اے ای, سعودی عرب اور پاکستان. ہم تو یہ یہاں تک کرتے آئے ہیں. اب امریکہ کو آئی تھنک وہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ دونوں طرف سے ریسیپریکیشن ہونی چاہیے, اور ان کو انگیج کر کے کلوز کرنا چاہیے اس کو ایشو کو. بالکل, جو ہمارے کنسرنز ہیں وہ بھی ایڈریس ہونے چاہیے. اس کے اوپر دفاعی تجزیہ دے رہے تھے ایئر کمڈور ریٹائرڈ خالد چشتی. خالد چشتی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے دفاعی نقطہ نظر سے جو ہے اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, کچھ اہم سیاسی تبدیلیاں لیکن ایک بریک کے بعد.